नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र चौधरी और ट्रिक्स एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत के संविधान में उपस्थित फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, उस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मूल अधिकार पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मूल अधिकार होते क्या हैं, मूल अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी, मूल अधिकार भारत के संविधान में कहाँ पे है। तो दोस्तों, आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कि मूल अधिकार होते क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं दोस्तों जो एक व्यक्ति के लिए मौलिक होने के कारण संविधान के द्वारा एक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य का मौलिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। दोस्तों, हम एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, 44 से संविधान संशोधन यानी 1978 में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 के द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है, यह संपत्ति का अधिकार अब 300A में रखा गया है। वहीं भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, जो मौलिक अधिकार तो नहीं है, परंतु 300A कहता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 300A यह कहता है कानूनी आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे यह है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हमारे 6 मौलिक अधिकार है और 6 मौलिक अधिकारों को मैंने इस ब्लॉक डायग्राम में बहुत बढ़िया से बता दिया है। दोस्तों, अब हम आगे सारे मौलिक अधिकारों के बारे में 1 बाय 1 विस्तृत रूप से स्टडी करते हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार दोस्तों समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष अधिकार यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। वहीं अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान तथा वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है लोक नियोजन व सरकारी नौकरी के अवसर में सभी को समानता होगी, अदर देन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक का पात्र माना जाएगा और न ही उसमें विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 यह कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का कोई आचरण किया जाता है तो वह निषिद्ध माना जाएगा। अगर कोई किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता का अपराध करता पाया जाता है वह दंडनीय माना जाता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। राज्य, सेना या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी पदवी देने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, संविधान के 44 संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 19 मूल अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, अब वो सिर्फ 6 है। अब वो कैसे दिखाई गई है मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। बोस संघ आया बस व्यापार किया। बो मतलब बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। स मतलब सभा करने की स्वतंत्रता। संघ, संघ मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। आया मतलब आवागमन की स्वतंत्रता। बस, बस मतलब बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। अगला है 19G व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, हमारे पास अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और 7वें प्रकार की जो स्वतंत्रता थी वो 19F थी, जो मैं आपको पहले भी बताया हूँ। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है।
अब अनुच्छेद 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय, उसने जो उस टाइम पे जो गलत काम किया है उस समय जो प्रवर्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। यानी कि एक दोष के लिए उसको सिर्फ एक ही सजा मिलेगा प्रावधान है, वहीं अपराध के समय जो कानून है उसी कानून के आधार पर उसको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है उसने 2002 में जो अपराध किया उसको सजा अगर 2018 में मिल रही है तो 2018 में उसको 2018 के कानून के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। जो अपराध किया उसने 2002 में वो 2002 के कानून के आधार पर ही सजा मिलने का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि भारत में कानून के द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अलावा कोई भी व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। 21 क के आधार पर राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब ये प्रश्न आता है 21 क कब आया? 21 का आया 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21 क को जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण, इसमें कुछ हिरासत में जो व्यक्ति लिया जाता है उसके पास 3 प्रकार के हमारे पास संरक्षण है। यानी कि हिरासत में लेने से पहले, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले उसको कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। और गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी भी अपने पसंदीदा वकील से सलाह ले सकता है। तीसरा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। 1956 में अनैतिक तस्करी अधिनियम पारित किया गया और बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से श्रम या मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24 के आधार पर। हमारा अगला मौलिक अधिकार है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता। वही अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के आधार पर किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य विधि के पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास एवं प्रचार के अधिकार के हकदार है। यह न केवल धार्मिक विश्वास बल्कि धार्मिक प्रथाओं अनुष्ठानों को भी कवर करता है। हमारा अगला मौलिक अधिकार दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29-30 में दिखाया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा या संरक्षण, यानी कि देश के सभी नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 30 के आधार पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकार, यानी देश में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 के आधार पर यह अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यह कहता है अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हमें उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इससे यह अर्थ निकलता है कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अगली लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, संवैधानिक उपचारों को यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें से एक क्वेश्चन बनने की बड़ी संभावना है। संविधान की आत्मा किस संविधान और किसने कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की
आत्मा का है। हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन तय करता है? तो दोस्तों मैं इसमें बता देता हूं, संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। यानी कि मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अगर किया जाएगा तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ही किया जाएगा। अनुच्छेद 33 यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना होता है। अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखें या पुनर्निर्मित करें। संसद किसी भी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 35 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A एक अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे। लेकिन दिनांक 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 35 को निरस्त कर दिया गया। दोस्तों अंत में मेरा आपसे एक प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार आप किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब अगले वीडियो में हम फिर ताज़ा जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।